केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है या आपका सब चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम लोग दो पार्ट हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आप किसी भी तरह से ट्रीट करें, एक इंडिविजुअल चैप्टर बात बोले या फिर आपका इक्विलिब्रियम का एक हिस्सा बोले, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मेन बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि इससे मोस्ट प्रोबेबली आपका एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, यानी कि आप 4 मार्क्स ला सकते हैं जेईई मेंस या नीट के अंदर, अगर इस सिंपल से आप चैप्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं या फिर आपको बता देते हैं कि क्या इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से डेटा मैं बता देता हूँ आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके केपी और केसी में जो रिलेशन होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज केपी, एंड केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है कई बार आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रिएक्शंस में हम लोग मैनिपुलेशंस करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में, यानी कि अगर दो रिएक्शंस को आपस में ऐड कर देते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, रिवर्स करके ऐड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। इससे बेस्ड काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार चांस रहता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट पार्ट इज डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में जो रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, तो उससे भी बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका मोटा मोटा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स पे आपको थोड़ा कमांड लानी है, केपी और केसी में रिलेशन वाला, फिर आपका जो K1 K2 आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाए, फिर रिएक्शन को मैनिपुलेट करके क्या होगा, K1 into K2 होगा, K1 by K2 होगा, या फिर क्या होगा, आप बात को समझ रहे होंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम होता क्या, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो होता क्या है कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेट से कि आपकी सबसे बेसिक से रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ N2 + H2 दैट गिव्स अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बनाने का हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो फॉरवर्ड जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि जो अमोनिया है वो डिकम्पोज होकर वापस से आपका रिएक्टेंट बनाने लगती है। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है या स्पीड होती है वो बैकवर्ड के बराबर हो जाती है, और ऐसी ही स्टेज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस की स्टेट है। ठीक है, जैसे आप फिजिकली अगर प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहें तो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो रोप होती है उसके ऊपर बैलेंस बना के वो मतलब चलते रहते हैं, जो लड़के छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या होता है, एक बैलेंस की स्टेट है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। दैट्स द सेम थिंग है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, बट यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो बराबर हो चुका है, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इक्विलिब्रियम में आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। ठीक है, RF इज इक्वल टू RB हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं के लिए ही केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, क्योंकि वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम की स्टेज बनती है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीशन की तरफ चले जाती हैं, तो वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ये सारी रिएक्शन आपकी क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में अगर हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी गैस को मिला देते हैं या टेम्परेचर या प्रेशर कोई चेंज कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट कर जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग।
और इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, रिएक्टेंट साइड से भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स द थिंग। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टर्म आते हैं, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपका जो भी रिएक्शन है, जैसे इस एग्जांपल में समझें कि जैसे ये केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे आपका सारे जो फेज हैं या स्टेट हैं वो सारे आपके सेम हैं, रिएक्टेंट्स आर आल्सो इन गैसियस फेज एंड प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैसियस फेज, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये डिकम्पोज करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है और ये सॉलिड और ये गैस होती है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी, ये सारे बेसिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे और समझेंगे कि Kp और Kc हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि Kc कैसे लिखना है। जैसे आपको कोई रिएक्शन दी हुई है ना, तो Kc आप कैसे लिखेंगे? तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, C फॉर कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई रिएक्शन मैं लिख देता हूँ A प्लस बी से आपका बन रहा है C प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Kc लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अगर इस रिएक्शन में आपका कोफिशिएंट कुछ लगा देते हैं, लेट्स से 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस टाइप से कोफिशिएंट लगा देते हैं, तो वही चीज आपकी पावर में भी आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, है ना। तो इस तरह से हम Kc लिखते हैं। अगर आपको Kp लिखना है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C इसकी पावर 4 होगी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इसकी पावर 5 होगी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इसकी पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B और इसकी पावर 3 हो जाएगी। इस टाइप से हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं Kp और Kc के। अगर इनकी यूनिट की बात करें तो कभी आपकी Kc की यूनिट अगर पूछी जाती है तो Kc की यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आता है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे मोल पर लीटर में, और आप लोग क्या करेंगे इसकी पावर में डेल्टा Ng कर देंगे। डेल्टा Ng बेसिकली क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स जो हैं माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि N2 प्लस 3S2, यहाँ से आपका क्या बनेगा भाई? 2 अमोनिया बनेगी। तो यहाँ पे देखो कि गैसियस प्रोडक्ट पहले बता दो कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे, तो 2 और माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 4। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। यानी इस रिएक्शन के लिए अगर हम यूनिट लिखना चाहें Kc की तो क्या होगी? मोल पर लीटर और पावर हो जाएगी -2। दिस इज द यूनिट ऑफ Kc। अगर हम इसी जगह Kp की यूनिट लिखना चाहें तो Kp के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Kp के लिए हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो Kp आपकी यूनिट हो जाएगी ATM और इसकी पावर अपन क्या कर देंगे? -2। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि कैसे Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है और किस तरह से आपको यूनिट लिखनी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपका ये पूछ देते हैं कि आप यूनिट बताएं, ठीक है। तो आप डेल्टा N चेक कर लें। डेल्टा N मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके गैस होंगे, गैसियस प्रोडक्ट्स होंगे, उसके आप टोटल मोल देख लें और उसमें माइनस करना है आपको जो भी आपके गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे। तो इस टाइप से आपका डेल्टा Ng आ जाएगा। और फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, और अगर आपका Kp के लिए निकालना है तो ATM की पावर डेल्टा Ng कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अगर आपको Kp और Kc में रिलेशन है जानना है तो आपको आई थिंक पता होना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ। Kp इक्वल टू होता है Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो आपको सारे यहाँ पे पता होना चाहिए
केपी और केसी तो खैर पता ही है। आर होता है गैस कांस्टेंट जो कि आप बचपन से जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम में। इसको हम बताते हैं 1/12 लिया करो, तो इससे इजी हो जाता है कैलकुलेशन। और डेल्टा एनजी आपको मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टोटल गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ टोटल रिएक्टेंट के मोल्स, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट साइड में जितनी भी गैसेज हैं उनके मोल्स को सम कर लो, माइनस रिएक्टेंट साइड में जितनी भी गैसेज भी आपको बताया ना, तो वैसे आप कर सकते हो। तो केपी और केसी के रिलेशन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि केपी इक्वल टू केसी कब होगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू आपकी 0 होती है तो केपी इक्वल टू केसी होता है। केपी ग्रेटर देन केसी कब होगा, जब आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो आपका केपी जो होगा वो केसी से बड़ा होगा। क्या यहाँ पे चेक करो जरा, Kp इक्वल टू केसी और RT की पावर अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब लेट्स से कुछ मान लेते हैं 1 या 2, तो यहाँ पे केसी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Kp के बराबर होगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो एक बार आराम से सोचते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि 1 मान लो सिंपली। अब क्या है, Kp इक्वल टू केसी की पावर मतलब 1 है तो RT होगा। अब देखो Kp बाई केसी क्या होगा, ये RT होगा। अब R इंटू टी टेम्परेचर जनरली कुछ होगा 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन, और R की वैल्यू 1/12 आप रखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो कि 1 से बड़ी होगी, तो आप लिखेंगे Kp बाई केसी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से Kp ग्रेटर देन केसी ही आ जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आपको ये रिलेशन आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ रिएक्शन कोशेंट के बारे में, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझें, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो आपकी इक्विलिब्रियम पे होती है, उस केस में हम केसी लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखते हैं। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट में है, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आगे निकल गई किसी वजह से, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे जैसे कोई रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस B और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस D, ठीक है। अब यहाँ पे केसी आप कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब क्या है कि यहाँ पे लेट्स से कि ये तो कॉन्सेंट्रेशन आपके कहाँ पे होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है। तो इक्वि लिख दिया, मतलब इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मान लो कि हम किसी और इंस्टेंट पे बात करें, ये तो इक्विलिब्रियम की कहानी हो गई, लेकिन हम किसी और इंस्टेंट पे बात करें नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हम केसी जैसा अगर एक्सप्रेशन जो लिखते हैं उसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, क्यूसी बोलते हैं। रिएक्शन कोशेंट अपनी कॉपी में लिख लो, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और क्यूसी की वैल्यू अगर ज्यादा है, लेट से क्यूसी अगर ज्यादा है केसी से, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट कुछ ज्यादा अमाउंट में होंगे, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे होगी, और अगर QC की वैल्यू KC से कम होगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे QC कम है यानी ये न्यूमरेटर कम होगा, तो इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी, तभी इक्विलिब्रियम आएगा और तभी हम KC का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही मतलब इजी चैप्टर है एक्चुअली में, ठीक है, और आसान भी है, छोटा भी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक्चुअली में बच्चों से बन जाता है, मैंने मोस्टली देखा, इवन मैं भी इजिली इसका क्वेश्चन बना लेता था, ठीक है। चाहे 12th में, पहले हम लोग 12th में इसको पढ़ते थे, तो 12th में ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता था। और जेईई मेंस या जो भी मैंने वीआईटी का एग्जाम दिया था, तो वहाँ तो मुझे याद नहीं आया था या नहीं आया था, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन बना लेता था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता था। अधिकतर मुझे याद है कि रिलेशन वाला भी मतलब आया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन
K1 K2 में जो रिलेशन बनता है, ठीक है, रिएक्शन को ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, तो उस टाइप के क्वेश्चन ने काफी सारे किए, आई थिंक एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आया था, तो वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो खैर अभी तक आप समझ गए कि जैसे Kp और Kc के रिलेशन का हो गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसके बारे में, जो आपका फार्मूला है याद रखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगी तो उस केस में डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है जीरो होती है, तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप निकालेंगे माइनस आर टी एल एन के, और एल एन को अगर आप चेंज करना चाहें लॉग में तो 2.303 आर टी लॉग ये बेस 10 होता है ये, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम आ गया यानी के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी जो होगा गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन लगा के भी कई बार क्वेश्चन आप करना पड़ेगा, एक के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है भाई। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे, रिलेशन आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। और डेल्टा जी एक्चुअली में गिब्स फ्री एनर्जी आपको थोड़ा सा बता देते हैं अगर आइडिया ना हो। अगर ये निगेटिव होती है इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन हो जाएगी। डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ठीक है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन फिर स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है इसके बारे में। तो अब हम लोगों का थोड़ा सा मामला ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपका जो रिएक्शंस होती है उसमें K1 और K2 को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए उस चीज को भी समझ लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अभी अपन देखने वाले हैं कि K1 और K2, कुछ मैं आपको सारे बेसिक रूल बता देता हूं इस पे बेस्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, लेट्स से A, यहां से कोई प्रोडक्ट आ रहा है P, ठीक है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि 1 मान लो, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, केस 1 बोल दो इसको, अगर P से A कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा, ठीक है, या 1/K ही ले लो, मतलब K ले लो तो 1/K हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि लेट से आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो कि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है तो इसका K की पावर 2 हो जाएगा, K² हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे K³ हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे K की पावर 10 हो जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब 1/2 कर दें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी √K हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आप समझ रहे होंगे। अगले केस की बात कर लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, आप उसको ऐड करते हैं, A से आपका B बन रहा है, C से आपका D बन रहा है, A प्लस C से आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, यहाँ से B प्लस D बन रहा है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका K1 है, इसका K2 है, तो इसका जो K आएगा इस रिएक्शन का वो K1 × K2 आएगा, ठीक है। अगर आप रिवर्स करके ऐड करेंगे तो फिर A प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो B प्लस C, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया आएगा वो K1/K2 हो जाएगा। तो ये बेसिक से रूल्स हैं, ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। अगर आप रिएक्शन को पलटते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है। अगर रिएक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो K² हो जाएगा, 3 से किया तो K³ हो जाएगा। अगर डिवाइड कर दिए 2 से तो उसकी पावर 1/2 यानी √K आ जाएगा। दो रिएक्शन को जैसे आप डायरेक्टली ऐड करते हैं तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर रिवर्स करके ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स करने पे 1/K होगा और फिर वो डिवाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐड करने वाला बेसिकली केस है। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल हो गया, है ना।
आप बेस्ट से बेस्ट आगे देख लेंगे क्वेश्चन वगैरह। अभी हम लोग बात करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। LC प्रिंसी, ठीक है। प्रिंसी एक खूबसूरत लड़की थी। तो चलो, ली चैटेलियर प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम की स्टेट में, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आप रिएक्शन में कुछ डिस्टरबेंस करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, हो सकता है प्रेशर बढ़ा देते हैं, या टेम्परेचर चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द चेंज, है ना। और जो आपने चेंज किया है उसको वो मिनिमाइज करता है। मतलब ऐसे आप समझें कि जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है A से P, और आपने लेट से A के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि इसके कंसंट्रेशन को कम किया जाए और वो फॉरवर्ड जाएगी, समझ गए। तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड चली जाएगी अगर मैं A के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया तो आपका फॉरवर्ड जाएगी। मान लो इसको हम कम कर दें तो फिर क्या होगा? रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आएगी, क्योंकि रिएक्शन चाहेगी, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। कुछ ऐसी मतलब चीज है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि जैसे आपसे जो बोला जाता है, मान लो आपसे मैं बोलता हूँ कि यार पढ़ाई किया करो, लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। आप मन में ये चीज बोलते हैं, ठीक है। आपके पापा कहते हैं कि यार घर में रहा करो, लेकिन आप कहते हैं नहीं हम बाहर जाएंगे। आपके पापा कहते हैं यार लड़की के चक्कर में नहीं पढ़ना, आप कहते हैं नहीं यार लड़की के चक्कर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना कहते हैं मत पढ़ना, प्यार मत करना, आप कहते हैं हम प्यार ही करेंगे। तो एनीवेज प्यार वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पढ़ाई से थोड़ा प्यार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ए को घटाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट का मैं बता नहीं रहा हूँ, प्रोडक्ट में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट को कम कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपका होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अब क्या है कि लेट से आपने प्रेशर को मान लेते कम कर दिया पहले, ठीक है। प्रेशर कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं, लेट से एक आपको रियल एग्जांपल दे देते हैं, इसको रबी कर दे तभी मजा आएगी और आपको भी, ठीक है। अपना नाइट्रोजन N2 + H2 = 2NH3 वाला एग्जांपल लेंगे। वो मुझे यार बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। कुछ कमेंट कर देना, मतलब क्या ही बोले। देखो N2 + 3H2, मार्कर भी बोल गया है, कोई बात नहीं, अभी जान बची है। 2NH3, ठीक है। ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। आपने क्या किया? प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। प्रेशर हो गया कम। अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर को बढ़ाया जाए। अब प्रेशर को बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर आपके गैस के मोल्स ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जब गैस के मोल्स ज्यादा होंगे तो गैस ज्यादा होगी, और गैस ज्यादा होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर को कम करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। नंबर्स ऑफ मोल, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो यहाँ पे ये किधर जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से आप प्रेशर को बढ़ा दें तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? प्रेशर बढ़ गया, अब वो बोलेगा कि प्रेशर को कम करना है तो उधर जाओ इधर गैस के मोल कम हो, तो आगे जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड जाएगी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको सिखाते जा रहा हूं। टेम्परेचर, अब ये रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन एक्चुअली में एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहां पे
हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होगी तो भाई क्या होगा, जरा यहाँ समझना भाई, यहाँ लिखो हीट, ठीक है। अब हीट रिलीज हुई, ये रिएक्शन कैसी है भाई, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आपने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ऑलरेडी वहां भी इतनी सारी हीट निकल रही, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा भाई, ये इनफेवरेबल कंडीशन आपने क्रिएट कर दी, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आ जाएगी भाई साहब, बैकवर्ड आ जाएगी। भावनाओं को समझो, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, अरे दादा बैकवर्ड काम हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, क्या बात है, फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है बेटा, वो टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाती हैं, वो उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो दादा रिएक्शन आपकी बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। एंडोथर्मिक के लिए आप बढ़ाओ, वहां तो हीट एब्जॉर्ब हो रही, वहां बढ़ा लो, ठीक है। लास्ट फैक्टर की बात करते हैं कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। अगर आपने हीलियम नियॉन आर्गन किसी गैस को मिला दिया सपोज, तो फिर भाई क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, उसको समझो। तो दो कंडीशन होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख दो नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे देखो क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे एक्चुअली में जैसे कि आपने कोई इनर्ट गैस मिलाई है ना, कोई इनर्ट गैस आपने मिला दी, तो क्या होगा जरा समझे बात को। मान लो कि इस रिएक्शन मिक्सचर का आपका प्रेशर था 8 atm, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है 8 atm था। अब आपने कोई गैस मिलाई तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। मान लेते हैं उस गैस का प्रेशर क्या था, 2 atm था, ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर रखना है, कांस्टेंट, ठीक है, इधर कांस्टेंट प्रेशर रखना है। यानी कि क्या है कि ये जो रिएक्शन में इनका जो सिस्टम का प्रेशर था उसको इफेक्टिवली कम होना पड़ेगा, यानी कि उसको अभी 8 था, अब इस ये तो 2 atm तो आ गई, अब इसको थोड़ा सा इफेक्टिवली कम होना पड़ेगा, इसको 6 होना पड़ेगा, तभी तो इससे मिलके 8 होगा, यानी कांस्टेंट हो पाएगा। बात को समझ रहे हो ना, जो इफेक्टिव जो प्रेशर होगा भाई वो आपको सेम रखना है, उसके लिए इसको प्रेशर का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब कम करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है भाई, प्रेशर एक्चुअली में कम हो जाता है, तो फिर आपका इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होंगे, गैस के मोल ज्यादा होंगे, ठीक है। एक बार फिर समझो, मान लिया कि सिस्टम का प्रेशर 8 atm था, ठीक है, और आपने गैस मिलाई हीलियम, 2 atm मान लो उसका प्रेशर था, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे बात की जा रही है, यानी प्रेशर आपको कांस्टेंट ही रखना है कुल मिला के, यानी इसका तो प्रेशर होगा, यानी सिस्टम का प्रेशर कम करना पड़ेगा, और सिस्टम का प्रेशर कम कर दिया यानी इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर मोर सो दैट इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो दैट्स इट, ठीक है। ली चैटलेट प्रिंसिपल, 4 चीजें हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन भी आ चुका है, आप आंख बंद करके बोलना कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन उधर जाएगी, इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो दैट्स इट, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आई एम 100% श्योर कि आप क्वेश्चन को फोड़ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।